हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको एसएसटी के क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। हम लोग क्लास 8 का भी पढ़ते हैं और क्लास 7 की बुक्स को भी पढ़ते हैं। हम लोग क्लास 7 की न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक के बारे में पढ़ रहे थे। तब तक कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि सर क्लास 8 का जो न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक है उसका उसका चैप्टर नंबर 15 का वीडियो आप अपलोड कर दीजिए। तो बहुत सारे कमेंट आए, तो क्लास 7 का एसएसटी रोक करके ये मैं आपको क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 15 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इंडिया आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इसका वीडियो मैं आपको दे देता हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हिस्ट्री में क्लास 8 के न्यू लॉन्गमैन विस्टास जो बुक आती है उसका हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक अगर आपने नहीं देखा है या कोई चैप्टर नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए या मेरे चैनल के होम पेज पे जाइए, वहाँ आपको सारे की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नहीं तो अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे या कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो आई बटन का लिंक आ रहा है उसे भी प्रेस करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, लैंडमार्क की बुक और टाइम टेल्स के भी कुछ चैप्टर्स का वीडियो बना के मैंने डाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये चैप्टर आपका जो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन 1947 में जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, फ्री हो गया, आज़ाद हो गया ब्रिटिश सुप्रीमेसी से, उसके बाद की कहानी यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को नेहरू और अन्य लीडर्स ने इस दिन जो है कि पूर्ण स्वराज डे घोषित किया और 1930 में ही पहली बार तिरंगा फहराया गया और ये संकल्प लिया गया, ये डिटरमिन किया गया कि अब हमको अंग्रेज़ों के अंदर नहीं रहना है, उनके कंट्रोल में नहीं रहना है। उस दिन तिरंगा सबसे पहले अपने कंट्री में फहराया गया था और पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको हमको लेनी है। वो जब हो गया उससे कुछ सालों बाद, ठीक है, 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो है कि बात बनी, एक असेंबली बनाई जाए जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना या कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग करना। तो खैर वो कमेटी बनी, उसमें बहुत सारे लोग मेंबर भी बने और 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, फाइनली जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया गया और 26 जनवरी 1950 को उस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को पूरे कंट्री में लागू कर दिया गया, पूरे कंट्री में कंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, जो संविधान हमारे कंट्री का बना था, इसमें यूके से, यूएसए से, आयरलैंड से, कनाडा से, साउथ अफ्रीका से, जर्मनी से और बाकी और कंट्री से अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे रूल इसमें लिए गए थे। ठीक है, अगली आपकी हेडिंग है नेहरूवियन सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब स्टूडेंट्स होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के हर तबके को, सोसाइटी के हर कैटेगरी को, हर कास्ट को, मतलब टोटल सोसाइटी में जो भी लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट माइंडसेट है, आइडियोलॉजी है, उन सबको एक साथ लेके चला जाए और जो गरीब से गरीब लोग हैं उन तक भी गवर्नमेंट की स्कीम्स को पहुंचाया जाए और एक इक्वलिटी लाने का प्रयास किया जाए। यानी अमीर बहुत अमीर ना हो, गरीब बहुत गरीब ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। ठीक है, और सबको फलने फूलने का, सबको कमाने का, सबको पैसा बनाने का, सबको नौकरी करने का, सबको जॉब करने का एक इक्वल अवसर जो है कि इक्वल मौका दिया जाए। तो नेहरू जी ने सोशलिज़म को पसंद करते थे, वो सोशलिज़म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ले आए और कंट्री जब 1947 में हम जब आज़ाद हुए, हम जब फ्री हुए, तो उसके बाद से कंट्री को कैसे डेवलप करना है, कंट्री को कैसे आगे ले जाना है, इसके लिए भी प्लान बनने लगे। तो सबसे ज़रूरी था कि भाई जो इंडस्ट्री थी, जो उद्योग धंधे थे, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड हमसे आगे निकल गया था, काफ़ी साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इंडिया अभी ताज़ा ताज़ा फ्री हुआ था।
तो एक मिक्स इकोनॉमी बनाने के लिए जोर दिया गया। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट की भी कंपनियां रहें और प्राइवेट की भी कंपनियां रहें, माने गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है कि मिल करके काम करें। ठीक है, जैसे इस समय यहाँ पे गवर्नमेंट के भी स्कूल हैं और प्राइवेट भी स्कूल हैं, गवर्नमेंट की भी कंपनियां हैं, प्राइवेट लोगों की भी कंपनियां हैं। तो इसी जो इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। एक होता है आपका पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से मतलब गवर्नमेंट की कंपनी से होता है, और एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की मतलब कि कोई प्राइवेट पर्सन अपनी कंपनी खोला हुआ है या कोई चीज़ खोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग आपकी आती है प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये तो तय था कि भाई 1947 में जब इंडिया फ्री हुआ तो इंडिया को डेवलप कैसे किया जाए, कंट्री को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन था, जो कंट्रीज हमसे आगे निकल रही थी उनको कैसे पकड़ा जाए, उनसे compete कैसे किया जाए, उनसे कंपटीशन कैसे किया जाए, और इंडिया को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए प्लानिंग की गई और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, यानी कि उद्योग धंधों को बढ़ाना, इंडस्ट्री को बढ़ाना, कंपनियों को बढ़ाना, फैक्ट्रीज़ को बढ़ाना, कारखानों को बढ़ाना। ठीक है, बिजनेस अधिक से अधिक लाना, इसमें इसको काउंट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जो है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बना, IPR। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो बनाया गया और जो नियम बनाए गए, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज़ को जो है कि उद्योग धंधों को और स्पीड देने के लिए और अच्छा डेवलप करने के लिए बनाया गया। उससे कुछ रूल्स बनाए गए। जो पहला उसमें रूल क्या था कि इंडस्ट्रीज सच एज एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है, आर्मामेंट्स यानी जो हथियार, ठीक है, आर्मरी जो हथियार बनेंगे अपने कंट्री में, वो पब्लिक सेक्टर के रहेंगे, यानी कि उसको बनाने वाली कंपनी गवर्नमेंट कंपनी रहेगी, कोई प्राइवेट कंपनी उसे नहीं बनाएगी। ठीक है, दूसरा नियम क्या बनाया गया कि जो इन्वेस्टमेंट होगा इंडस्ट्री में, जैसे स्टील की कंपनी में, कोयला की कंपनी में, एविएशन जहाज, हवाई जहाज़ वगैरह की कंपनी में, वो जो है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ही करेंगी। तीसरा क्या था, ऑल अदर इंडस्ट्रीज़ वेर ओपन टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इन सब के अलावा जितनी भी इंडस्ट्री है, जो जो भी उद्योग धंधे हैं, वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए खुले रहेंगे। यानी बाकी और भी जो अन्य जो एरिया है उसमें प्राइवेट कंपनियां भी आकर के काम कर सकती हैं, लेकिन जो पहला दूसरा जो आपका नियम था, उसमें जो सेक्टर थे उसमें प्राइवेट कंपनियों के लिए उस समय मनाही थी, उसमें मना किया गया था। ये रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। उसके बाद से धीरे धीरे वो सारी अरेंजमेंट किया गया, सारा अरेंजमेंट किया गया, जिससे इंडस्ट्रीज़ को स्पीड मिल सके, गति मिल सके, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर पे भी खास फोकस किया गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे हमारे कंट्रीज़ में हर 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होता है, और ये गवर्नमेंट रहेगी कि नई गवर्नमेंट बनेगी ये कोई निश्चित नहीं होता है। तो गवर्नमेंट कितने साल चलती है, 5 साल चलती है। तो हर 5 ईयर के लिए नियम बनाया गया, कुछ टारगेट बनाए गए, कुछ गोल बनाए गए कि अगले 5 ईयर्स में, अगले 5 सालों में हमको ये काम करने हैं। तो उसको प्लानिंग कमीशन कहा गया। ये सब प्लान, ये सब स्कीम जो बनाता था उसको प्लानिंग कमीशन कहा गया। और उसी प्लानिंग कमीशन को आज हम नीति आयोग कहते हैं, उसका नाम बदल दिया गया है, उसको हम नीति आयोग कहते हैं। तो 1950 के बाद 1951 या 52 में जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया। उस कमीशन का काम क्या था कि गवर्नमेंट को ये बताना कि हर 5 सालों में क्या क्या काम किए जाएं, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या किया जाए, एग्रीकल्चर में क्या किया जाए, कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या किया जाए, लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, मतलब कंट्री को कैसे डेवलप किया जाए, इसका टोटल पैटर्न, टोटल रूल्स वगैरह रिसर्च कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। फिर प्लानिंग कमीशन जो बताता था उसको गवर्नमेंट उसके लिए एफर्ट करती थी, प्रयास करती थी। तो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाता था, 5-5 साल के लिए प्लान बनाता था। तो पहला जो 5 ईयर प्लान बना कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो 1952 में बना। तो 1952 में जो प्लान बनाए गए उसमें मेन रूप से क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाया जाएगा, कृषि जो एग्रीकल्चर आपका है
उसमें सुधार किया जाएगा, नई नई टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा, और जो ग्रोथ ज़्यादा उसमें होना चाहिए, और कल्टीवेशन पैदावार ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ उद्योग धंधों पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद से जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, प्लान चला, उसके लिए प्रयास किए गए, तो प्लान वो लगभग 75% सक्सेस हुआ। फिर उसके बाद से सेकेंड प्लान जब बना 1957 या 58 के आसपास, ठीक है, उसी 1-2 साल क्या आपको आप लेके चलिए, तो वो जो 5 ईयर प्लान था सेकेंड वाला, उसमें टोटल का टोटल जो फोकस था वो हैवी इंडस्ट्री पे दिया गया, यानी स्टील की कंपनियाँ, आयरन की कंपनियाँ, ठीक है, बिजली कंपनियाँ, यानी जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं स्टील के, लोहे के, ठीक है, बनाने वाले, वो उस समय जो है कि लगाई गई, ठीक है। उसके बाद से आपका हेडिंग है एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स। तो उसके बाद से जो इंडस्ट्रीज तो डेवलप होने लगी, फैक्ट्रियाँ लगने लगी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आने लगी, ठीक है, फैक्ट्रियाँ लगने लगी, लेकिन एग्रीकल्चर के सेक्टर में अभी भी उतना सुधार नहीं हुआ था। 1969 के पहले स्थिति ये थी, कंडीशन ये थी कि इस हम भारत देश में, अपने कंट्री में, लोगों को खाने के लिए भी अनाज वगैरह, गेहूँ चावल वगैरह नहीं हो पाता था, और गेहूँ चावल कम पड़ जाते थे, ठीक है, वीट और राइस कम पड़ते थे, तो हमको विदेशों से, दूसरे कंट्रीज से इंडिया में मंगवाना पड़ता था। अब आज के टाइम में आप ये बात सुनेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे ऐसा भी होता था क्या, लेकिन ये ट्रू है, सही बात है। आज चूँकि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं और गेहूँ, चावल, चना, मटर, सरसों हर चीज़ उगा लेते हैं, और जो कम पड़ता है वो बाहर से, दूसरे कंट्री से मंगवा लिया जाता है। लेकिन उस समय हमारे पास उतनी टेक्निक नहीं थी, उतनी सुविधा नहीं थी, उतने साइंस नहीं था, उतना इनोवेशन नहीं था, और उतना जुगाड़ नहीं था कि हम गेहूँ चावल भी पूरे इंडिया में खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उगा सकें, ये नहीं था। उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने, ठीक है, उन्होंने इसके लिए अपने साइंटिस्टों से कहा। तो उस समय एस स्वामीनाथन जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उनके सामने बात रखी गई, तो वो अमेरिका गए, और अमेरिका में, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिको के साइंटिस्ट थे ये, तो मैक्सिको में कुछ इस प्रकार के बीज वो बना रहे थे गेहूं के, ठीक है, जो आपका हाई यील्डिंग बीज था, यानी बहुत ज़्यादा पावर वाला बीज था, और वो बीमारी को भी सह सकता था, और अगर अपोजिट वेदर रहा तो भी उसमें वो बीज जो है कि ज़िंदा रह सकता था। ठीक, बीजों पे वो अपना रिसर्च कर रहे थे। तो यूएसए से, ठीक है, और मैक्सिको से, बाकी कंट्रीज से हमको हमको रिसर्च मिली, हमको हेल्प मिली, सहायता मिली। वहाँ के भी साइंटिस्ट आए, यहाँ के भी साइंटिस्टों ने मेहनत किया, और करते करते उन्होंने वो बीज जो है कि डेवलप कर लिया। तो उसको हाई यील्डिंग सीड्स कहा जाता था, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, और इन जैसे कुछ स्टेट्स में इतना ज़्यादा गेहूँ चावल पैदा होने लगा कि इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो 1975 के आसपास से, ठीक है, 70s या 80s का जो टाइम था, वहाँ से हमने गेहूँ चावल विदेशों से मंगवाना बंद कर दिया। अपने कंट्री में ही इतने गेहूँ चावल पैदा होने लगे कि इंडिया में काम जो है कि चलने लगा, ठीक है। इसके बाद से आपकी अगली हेडिंग आती है लिबरलाइजेशन। तो 1990 तक की कहानी तो यही रही, एग्रीकल्चर में पर्याप्त सुधार हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया उसको। ये जो उच्च क्वालिटी के हम लोग बीज लाए और गेहूं चावल का रिकॉर्ड जो है कि प्रोडक्शन हुआ, तो उस रेवोल्यूशन हुआ, तो उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो उद्योग धंधे थे इनकी हालत अच्छी नहीं थी, हमारे यहाँ नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो भी उद्योग धंधे थे पुराने टाइप के थे, ओल्ड डिज़ाइन के थे, जिनसे प्रोडक्शन सही हो नहीं पाता था, और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कंपनियां बाकी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इंडिया में रिसर्च के लिए पैसे बहुत कम खर्च किए जाते हैं, ठीक है।
और अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ साइंस पे, रिसर्च वगैरह पे पैसे ज़्यादा खर्च किए जाते हैं। रिसर्च में जब आप पैसे खर्च करते हैं तो ये गारंटी नहीं होती है कि आपका रिसर्च सक्सेसफुल होगा ही होगा, उसमें बहुत सारे पैसे वेस्ट भी जाते हैं, बेकार भी जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है, एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद से आप खूब पैसे कमाते हैं और लोगों का खूब भला होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हमको जो फॉरेन की जो कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब कि ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती हो, तो मल्टीनेशनल कंपनियों को और बाकी कंपनियों को अपने कंट्री में बुलाया जाए और उनको अपने कंट्री में जो है कि काम करने की छूट दी जाए, टैक्स उनका कम किया जाए, फ्रेंडली माहौल बनाया जाए। क्योंकि कंपनियां आएंगी तो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी, और जब वो आएंगी तो यहाँ के लोगों को काम देंगी, तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, जिससे उनका जीवन सुधरेगा, गरीबी दूर होगी, पॉवर्टी हटेगी, और कंपटीशन का मार्केट एक माहौल बनेगा, मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। ठीक है। तो जो चंद्रशेखर जी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब लिबरलाइजेशन, तो उसी को लिबरलाइजेशन कहा गया। लिबरल का मतलब होता है नरम होना, ठीक है, छूट देना। तो 1991 में इंडिया का जो मार्केट था वो फॉरेन कंपनियों के लिए खोल दिया गया। हर सेक्टर में हर प्रकार के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां इंडिया में आने लगी। ये जो आप कोलगेट देखते हैं, क्लोजअप देखते हैं, कोका कोला देखते हैं, पेप्सी देखते हैं, ये सारी कंपनियां 1992 के बाद इंडिया में आने लगी। जापान से होंडा कंपनी आई, ठीक है, इटली से वेस्पा कंपनी आई, एस्कॉट कंपनी आई, बहुत सारी कंपनियां आई। सुजुकी कंपनी आई जापान से, मारुति के साथ उसने टाई अप किया, मारुति सुजुकी बना। हीरो ने होंडा के साथ टाई अप करके हीरो होंडा बनाया। यामाहा ने स्कॉट के साथ किया तो यामाहा स्कॉट कंपनी बनी। ठीक है। मोबाइल कंपनियां भी इंडिया में आई, कंप्यूटर लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां भी इंडिया में आई, तो तरक्की होने लगी धीरे धीरे। और जब लिबरलाइजेशन होता है तो अकेले नहीं होता है, लिबरलाइजेशन किया गया, यानी लिबरलाइजेशन का मतलब आप सीधे साधा ये समझ लीजिए कि फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करने की छूट दे दी गई, यहाँ का मार्केट उनके लिए खोल दिया गया। उसके बाद से प्राइवेटाइजेशन था कि अब गवर्नमेंट कंपनियां होती थी तो उनमें लेट लतीफ़ी होती थी। तो ये हुआ कि भाई जो इंडिया में जो धनी लोग हैं, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, अपना कोई प्लांट डालना चाहते हैं, अपनी कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उनको छूट दी जाए कंपनी बनाने की। इससे नई नई कंपनियाँ खोलेंगी तो उसमें भी लोगों को जॉब मिलेगी। सबको गवर्नमेंट जॉब तो दी नहीं जा सकती, यही सोच के गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया। प्राइवेट जो डिपार्टमेंट था उनको भी खड़े करने शुरू किए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता था कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई से नई टेक्नोलॉजी, और जो प्रोडक्ट बने वो वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट हो। इसके लिए जो बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां थीं उनके साथ हाथ मिलाया गया, तो उनसे शेयर किया गया, टेक्नोलॉजी शेयर की गई, उनके साथ रिसर्च बढ़ाया गया, कॉन्फ्रेंसेस कराए गए, और हर वो काम कराए गए, इन्वेस्टमेंट कराया गया, ट्रेड कराया गया। ठीक है। जिससे यहाँ भी वो सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें हैं आए जिनको यहाँ पे ज़रूरत थी। ठीक है। उसके बाद से आपका अगला हेडिंग आता है रीजनल डिस्पार्टी। तो जो आपका अगला हेडिंग है रीजनल डिस्पार्टीज़, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो भी आपको बताया गया कि ये इम्प्रूवमेंट किया गया, ये सुधार हुए एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए और इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, इंडिया को डेवलप करने के लिए, ये जो भी नियम अपनाए गए, जो भी क्लॉजेस बनाए गए, जो भी टेक्नोलॉजी लाई गई, जो भी चीज़ें की गई, तो इनसे 100% फ़ायदा नहीं हुआ। और फ़ायदा ये जो हुआ तो कुछ सेक्टर में हुआ, कुछ सेक्टर में नहीं हुआ, कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट में नहीं हुआ। ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में जितने स्टेट थे उन सभी स्टेट में एग्रीकल्चर जो है कि बूम कर गया या सबके एग्रीकल्चर से फ़ायदे होने लगे, ऐसा नहीं है। जैसे यूपी था आपका, यूपी हुआ, पंजाब हुआ, बंगाल हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र हुआ,
ठीक है। तो ये जो आपके स्टेट थे, वहाँ पे प्रोडक्शन एकाएक बढ़ गया। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, गेहूँ चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होने लगा। लेकिन अगर कुछ स्टेट जैसे बिहार की बात किया जाए, उड़ीसा की बात किया जाए, गुजरात की बात की जाए और आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तो इसमें उतना ज़्यादा जो है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं हुआ। यहाँ गेहूँ चावल मक्का मूंगफली सरसों, ठीक है, सोयाबीन, इन सब का जो प्रोडक्शन था उतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की सॉइल पाई जाती है और अलग अलग प्रकार का वेदर पाया जाता है, अलग अलग प्रकार की कंडीशन पाई जाती है और हर स्टेट में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। यूपी, पंजाब, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, आसाम, यहाँ की जो सॉइल है वो अलग प्रकार की फर्टाइल सॉइल है। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, ठीक है, कश्मीर में चले जाइए, तो वहाँ स्थिति क्या है, सिचुएशन दूसरी है। तो इसी को डिस्पार्टीज कहते हैं, यानी जब डेवलपमेंट हुआ तो एक जैसा नहीं हुआ। कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, कहीं का एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, और कहीं किसी स्टेट में प्रोडक्शन बहुत कम का कम रहा और उतना ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हो पाया या उतना ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है। जैसे जहाँ गन्ना पैदा होता था वहाँ गन्ना ज़्यादा पैदा होने लगा, जहाँ गेहूँ चावल होना था वहाँ गेहूँ चावल पैदा होने लगा ज़्यादा, जहाँ मूंगफली था वहाँ मूंगफली ज़्यादा पैदा होने लगा। ठीक है। तो इस प्रकार हर सेक्टर में हर चीज़ें नहीं होगी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यही हाल हुआ। जो विदेशी कंपनियां, जो फॉरेन की कंपनियां हमारे यहाँ आई, तो उन कंपनियों ने उसी जगह इन्वेस्ट करना शुरू किया जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, जहाँ रेल नेटवर्क अच्छा था, सड़कें अच्छी थीं, रोड अच्छे थे, लाइट की बिजली की सुविधा, इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी ज़्यादा थी। ठीक है। जहाँ सॉफ्टवेयर था, जहाँ कंप्यूटर था, जहाँ कम्युनिकेशन था, हर प्रकार की सुख सुविधा जहाँ थी, वहीं इन कंपनियों ने पैसा लगाया, तो वहीं इन कंपनियों ने अपने अपने ऑफिसेज या अपने अपने फैक्ट्रीज बनाई। जो पिछड़ा एरिया था, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, ठीक है, और मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, तो अच्छा, फिर आपका पंजाब हो गया। तो ये जो एरियाज़ थे, वहाँ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनियाँ नहीं पहुँच पाई। फॉरेन कंपनियाँ कहाँ पहुँची? तो मुंबई में पहुँची, महाराष्ट्र में पहुँची, दिल्ली में पहुँची, ठीक है, बेंगलोर में पहुँची, ठीक है, हैदराबाद में पहुँची, तमिलनाडु में पहुँची, कर्नाटका में पहुँची। तो ये सब एरियाज़ पहले से ही डेवलप थे। यहाँ बिजली, पानी, सड़क, रोड का अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ था। 2000 तक जो है कि अच्छा खासा डेवलपमेंट इनका हो गया था। तो ये जो थे आपके, ये जो आपका डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, उसमें भी डिसपार्टीज थी। डिसपार्टीज का मतलब हर जगह एक बराबर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कंपनियां पहुंच गई, तो कहीं कहीं कंपनियां पहुंची ही नहीं। जैसे पूना हुआ, बेंगलोर हुआ, दिल्ली हुआ, नोएडा हुआ, ठीक है, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, ठीक है। ये सब जो आपके सिटीज़ थे, इसमें बहुत ज़्यादा कंपनियां आ गई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा, लगभग सबको जॉब मिलने लगी, ठीक है, और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ। लेकिन बाकी जो शहर थे, बाकी जो स्टेट्स थे, वहाँ इतनी ज़्यादा कंपनियाँ नहीं आ पाई। ठीक है। उसके बाद से आपका एक अलग टॉपिक यहाँ पे लाता है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जब इंडिया फ्री हो गया, तो आज के वर्ल्ड में जब तक आप सबसे हाथ से हाथ मिला के नहीं चलेंगे, तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि सभी चीज़ें हर कंट्री में नहीं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री में टेक्नोलॉजी हो उस कंट्री में आपका एग्रीकल्चर भी बढ़िया हो, या जिस कंट्री में एग्रीकल्चर हो उस कंट्री में टेक्नोलॉजी भी बढ़िया हो। हर सामान, हर चीज़ हर कंट्री में नहीं पाया जाता। इसलिए हर कंट्री को एक दूसरे कंट्री से फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, हाथ मिलाना पड़ता है, आपस में कोलाब्रेशन करना पड़ता है, आपस में कोऑपरेट करना पड़ता है, ताकि हमारे पास जो है वो हम उसको दे दें और उसके पास जो है हम उससे ले सकें। तो यही सब सोच के इंडिया ने रशिया और अमेरिका से दोस्ती करनी शुरू की। तो रशिया से सबसे पहले दोस्ती हुई,
जो भी चीज़ें थी रशिया में, हथियार हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, 5 ईयर प्लानिंग हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ से लेनी हमने स्टार्ट कर दी। वहाँ की कंपनियों ने हमारे यहाँ आकर के फैक्ट्रीज बनाना शुरू किया, हमें साइंटिफिक हेल्प प्रोवाइड किया, रिसर्च में हमारी मदद की। फिर उसके बाद से इन 1975 के बाद इंडिया ने अमेरिका से भी दोस्ती बढ़ाई, और आज इंडिया और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं। हर टाइप के साइंटिफिक रिलेशंस, बाकी कल्चरल्स चीज़ें सब शेयर किया जाता है। वहाँ की कंपनियाँ यहाँ की कंपनियाँ वहाँ काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका अगला हेडिंग है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार आपका फिनिश हुआ, तो उसके बाद से दो कंट्रीज़ ने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट किया, और ये दो कंट्रीज आपस में सबसे बड़े कंपटीटर भी हो गए। एक तो आपका रशिया, तो उस समय रशिया का नाम था USSR, क्योंकि रशिया में 15 कंट्रीज़ और थे। आज जो है कि वो रशिया, पुराना रशिया 16 कंट्रीज़ में टूट चुका है, ठीक है। रशिया अलग है और बाकी कंट्रीज़ आपकी अलग हो चुकी हैं। तो रशिया था जिसे USSR कहा जाता था, और अमेरिका था। इन दोनों कंट्रीज़ ने बहुत तेज़ी से तरक्की की और दोनों सबसे बड़े पावर बन गए, सुपर पावर बन गए। तो दोनों में कंपटीशन बराबर चलता रहता था, ठीक है। तो इसी कंपटीशन को कोल्ड वार कहा गया, ठीक है। जिससे बाकी जो आपके कंट्रीज़ थे वो भी दो हिस्से में बंट गए थे। कुछ कंट्रीज़ अमेरिका के साथ थे, कुछ कंट्रीज रशिया के साथ थे, और पूरी की पूरी दुनिया को यही दोनों कंट्रीज़ गवर्न कर रहे थे, ठीक है। साइंटिफिक इन्वेंशन की बात हुई, ठीक है, स्पेस में जाना हुआ, या कोई नई कंपनी लगानी हुई, नई टेक्नोलॉजी लगानी हुई, ठीक है। तो इन्हीं दोनों कंट्रीज से वो सारी चीज़ें होती थी। हथियार बनाने हुए, नई टेक्नोलॉजी लानी हुई, तो यही दोनों कंट्रीज सबसे पहले ये चीज़ें लाती थी, क्योंकि इसमें रिसर्च बहुत अच्छे से होता था। तो उसके बाद से इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, और बाकी कंट्रीज़ के लीडर्स ने एक प्लान बनाया नॉन अलाइनमेंट का। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये था कि हम कंट्रीज़ एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे पे अटैक ना करें, एक दूसरे की चीज़ों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, और एक दूसरे को बढ़ने का अवसर दें। किसी कंट्री पे अटैक करके किसी को हड़पे नहीं, उनके बॉर्डर में घुस करके हम कोई ऐसा वैसा काम ना करें। इसी पॉलिसी को नॉन अलाइनमेंट दिया गया, यानी एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना। आप हमारी बाउंड्री का रेस्पेक्ट करें, हम आपके बॉर्डर का रेस्पेक्ट करें, ठीक है। आप हमारे सॉवरेंटी को ये रेस्पेक्ट करें, हम आपके सॉवरेंटी को रेस्पेक्ट करें। तो इंडिया पहला कंट्री था जिसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया था। उसके बाद यूगोस्लाविया, इजिप्ट और बाकी अदर कंट्रीज़ ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया और इसको अपना लिया। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, दूसरे देशों के प्रति जो एटीट्यूड रहा है, वो पीस का रहा है, ठीक है। इंडिया ने हमेशा ये सोचा है कि सभी बढ़ें, सभी आगे बढ़ें, ठीक है, सभी चैन से रहें, सभी सुकून से रहें। इंडिया ने कभी भी अपने मन से किसी कंट्री पे अटैक नहीं किया। हाँ, किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमने उसे लड़ाई ज़रूर लड़ी, ठीक है। हम शुरू से वसुधैव कुटुम्बकम वाले लोग थे और सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले लोग थे, ठीक है। उसके बाद से सार्क आपका आया, SAARK। तो साउथ इंडिया में, जैसे साउथ एशिया में, ठीक है, जैसे आपके नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये एशिया के साउथ में पड़ते हैं, तो इनको साउथ एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। तो ऐसे ही कंट्रीज़ को मिला करके एक संगठन बनाया गया, एक कोऑपरेशन बनाया गया, आपसी सहयोग के लिए, आपसी हेल्प के लिए, आपसी कोऑपरेशन के लिए, आपसी मदद के लिए, कि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये कंट्रीज आपस में ही निपट लेंगे, आपस में ही सबका हेल्प करेंगे, ठीक है। ये बनाया गया। तो इसका जो आपका हेड ऑफिस है वो नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है। सार्क बनाया गया ताकि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इन कंट्रीज़ में क्या हो सके, तो अच्छी खासी दोस्ती स्थापित हो सके। अब अगला आपका जो हेडिंग है, इंडियाज़ रिलेशन विथ इट्स नेबर्स। इंडिया का बाकी नेबर्स के साथ
कैसा रिलेशनशिप रहा। तो ये चैप्टर लंबा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में बनाऊँ, 2 वीडियोज़ में बनाऊँ, ठीक है। तो आज ये जो आपको मैं अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको मैं आज अपलोड कर देता हूँ, और जल्द ही बहुत 1 या 2 दिन के अंदर दूसरा पार्ट भी इसका अपलोड हो जाएगा। आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इसे दिल खोल के शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपने स्कूल के बच्चों को इसके बारे में बताएं, ठीक है। मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।